हमारे सुबह की चाय कॉफी से लेकर रात के खाने तक एक चीज बड़ी कॉमन मिलती है, जो कि है दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स। हिंदू धर्म में हो अगर, इसको बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, इसको पूजा पाठ में भी यूज करते हैं। दूध हमारे जो कल्चर में इस तरह से घुल गए कि उसको निकालने की सोच पाना ये आम इंसान के लिए बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। साथ ही साथ जो हिंदू धर्म है उसमें गाय को एक पवित्र स्थान दिया गया है, तो उस वजह से और दूध को इनसेपरेबल मानते हैं। जानेंगे आज इसी पवित्र दूध की सच्चाई इस वीडियो में। तो अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो करीब 10,000 साल पहले मानव ने जानवरों को पालना शुरू किया था, जिसमें कि सुअर, भेड़, बकरी, ये सब वो पालते हैं। अगर गाय और भैंस की बात करी जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसकी शुरुआत हुई थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की मूर्तियों में भी गाय और भैंस के चित्र देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी पर्पस क्या था? जानवरों की खेती में मदद लेना, उनका गोबर का इस्तेमाल करना, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कराता था। लेकिन दूध का व्यापार नहीं था, तो आखिर इंसानों ने दूध लेना शुरू कब करा? एक समय था जब माँ का दूध सिर्फ और सिर्फ बछड़ा ही पीता था, लेकिन उस निकलते हुए दूध को देख के इंसान ने सोचा कि क्यों ना इस दूध को पिया जाए, और इंसानों ने दूध लेना शुरू कर दिया। 6,000 साल पहले मेसोपोटामिया और इजिप्ट के लोगों ने जानवरों से दूध निकालना शुरू कर दिया और उसको इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। अगर हम भारत में भी देखें तो भारत में ऋग वैदिक काल से दूध के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन याद रहे ये दूध व्यावसायिक नहीं था। जैसे कि ऋग्वेद में दिखाया जाता है कि डू नॉट किल द काउस, गाय की हत्या निषेध है या पाप है। लेकिन वैदिक पीरियड में दूध का प्रचलन हमें इतना देखने को नहीं मिलता है जितना हमें घी शब्द का यानी घृत का शब्द का उपयोग देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर घी को पूजा पाठ आदि में यूज करा जाता था। मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड आते आते हमें वहां पर दूध बेचने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन ये वहां पर भी फुल्ली कॉमर्शियलाइज नहीं था। और अब हम जब और आगे समय में बढ़ते हैं तो मुगलों और ब्रिटिशर्स का डेयरी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। उनका जो शाही भोजन होती थी उसमें वो क्रीम का, दूध का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो भैंस के दूध का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसी क्रीम ज्यादा होती थी, उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता था, और उसके बाद उनका वो मांस भी खाया करते थे। और जब आगे आते आते ब्रिटिशर्स भारत में एंटर होते हैं तो मिल्क का और गाय के मांस का, भैंस के मांस का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि चाय पीते थे वो, गाय का मांस खाते थे, भैंस का मांस खाते थे। और इसी के चलते उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड स्लॉटर हाउस भी सेटअप करा, एक मॉडर्न डेयरी की स्थापना भी करी, क्योंकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ब्रिटिशर्स की डाइट का एक अभिन्न हिस्सा थे। तो ब्रिटिश आर्मी के लिए दूध का बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जाने लगा। और 1970 में आते आते जब वर्गीस कुरियन आते हैं, ऑपरेशन फ्लड की स्थापना की जाती है, जहां पर दूध को लिक्विड गोल्ड बताया जाता है और इसकी बाढ़ आ जाती है। और उसके साथ ही साथ बाढ़ आती है बीफ की, यानी कि गाय और भैंस के मांस की, जिसकी हम एक विस्तार में चर्चा करेंगे इसके अगले वाले पार्ट में। व्हाइट रिवॉल्यूशन आता है, जो वर्गीस कुरियन एक चेन सेटअप करते हैं जहां पर गाय प्रेग्नेंट करा जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उनका, उनके जब बछड़े होते हैं तो उनको उनसे अलग कर देना, और इसके बाद क्योंकि नर बछड़ा है वो स्लॉटर हाउस जाएगा, वो दूध देता नहीं है, और फिर जब गाय भी बूढ़ी हो जाएगी, गाय या भैंस दोनों की बात में कर, तो उनको स्लॉटर हाउस भेज देना उनके मांस के लिए, उनके चमड़े के लिए, उनके बोन्स के लिए। और अगर हम ब्रिटिश के टाइम की देखें तो वहां पे एक बहुत ही अजीब सा एक प्रोसीजर यूज होता हुआ करता था, जिसको बोलते थे काउ ब्लो। तो काउ ब्लो क्या होता था? जो गाय है, गाय या भैंस, उसके वल्वा में या एनएस में हवा फूंकते थे, कभी कभी ट्यूब से या कभी डायरेक्टली फोर्सफुली, ताकि उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करा जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। और ये बात जब गांधी जी को पता चली थी, दूध पीना उन्होंने छोड़ दिया था। तो हमारे भारत में जहाँ पर दूध की बाढ़ आई पड़ी है, जहाँ पर चीज, मक्खन, बटर है, इसकी आज तो बाढ़ देखने को मिलती है। जो प्रोसेस्ड बटर है वो कभी हमारे कल्चर का पार्ट नहीं रहा, जो चीज़ है वो कभी हमारे कल्चर के पार्ट नहीं रही, जो चाय है वो कभी हमारे कल्चर की पार्ट नहीं रही। और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, केक, केक काटते हैं, चाहे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो, चाहे मुंडन हो, चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे हो, कुछ भी हो, किसी के 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोवर हो गए, वो केक जरूर काटेगा। एनिवर्सरी हो, केक काटना है, बच्चे का फर्स्ट बर्थडे हो, केक काटना है, बच्चे का 1 मंथ का बर्थडे, केक काटना है, 1 साल का हुआ, केक काटना है। क्या केक हमारे कल्चर का पार्ट था? केक क्या हमारे कभी कल्चर का पार्ट रहा है? ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब वेस्टर्नाइज हैं। इन सब का इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स का, मुगलों का, और भी जो यूरोपियंस थे उनका ये लाया गया। ना हमारे यहाँ दूध कभी कॉमर्शलाइज हुआ, और आज उसको इस तरह से कॉमर्शलाइज कर दिया गया है कि वो हमारे जीवन का इनसेपरेबल एलिमेंट बन गया है। और अगर आप किसी दूध छोड़ने की बात करो तो वो अपनी संस्कृति, कल्चर को ले आता है। एक भैंस को, एक गाय को जब गर्भवती करा जाता है, तो जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो तब उसका दूध आता है सिर्फ और सिर्फ उस बछड़े के लिए। ये कुदरत ने बनाया है, ये प्रकृति ने बनाया है।
हर एक माँ के ऐसा ही होता है, कोई भी हो, चाहे वो बिल्ली का बच्चा हो, चाहे चूहे का बच्चा हो, चाहे हाथी का हो, चाहे इंसान का बच्चा हो, उनको दूध तभी आता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि जो दूध है वही बच्चे का आहार होता है, क्योंकि बच्चे के पास दाँत नहीं है, तो उसको फीड करने के लिए, उसके पोषण के लिए उतना ही अमाउंट में न्यूट्रिशन होता है जिस बच्चे को ग्रो करने के लिए चाहिए। और वो बच्चा जब एक टाइम तक दूध पीता है, जब वो ग्रो हो जाता है, तो वो दूध पीना अपने आप छोड़ देता है। लेकिन हमको शौक चढ़ा है, हमको दूसरे की माँ का दूध पीना है, हमको जानवरों को बंदी बनाना है, उनका दूध पीना है। और उसके साथ ही साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करा जाता है जानवरों के साथ। बहुत तरह के स्लॉटर होते हैं, जैसे कि केरल में जो गाय मारी जाती है, उनके सर पे हथौड़ा तब तक मारते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं जाए, क्योंकि उनका मानना है कि उनका जो मीट होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसी तरह बंगाल में भी है। बंगाल में भी एक जगह है जहाँ पर जो गाय होती हैं उनके थन काट लिए जाते हैं। टैक्सी करके मैं पहुंची, टैक्सी वाले को भी लगा कि ये पागल तो नहीं हो गई, ये मटिया पूछ क्यों जा रही है रात को। फिर गए तो सही, वहां पे ये हाल था कि बूचड़ खाना तो छोड़िए, वो बूचड़ का इलाका है, वहां पे इतने लोग रहते हैं कि सबके इकट्ठे रात को सोने की कोई जगह नहीं है। आधे लोग दिन में सोते हैं उन्हीं बिस्तरों में, आधे लोग रात को सोते हैं। तो जब सोने की जगह नहीं है तो गाय काटने की जगह कहां से होगी? तो गाय तो काटेंगे सड़क पर। अब जिस सड़क पर गाड़ी जा रही है उस सड़क पर दोनों तरफ चबूतरे से बने हुए हैं जिसमें खूंटे लगे हैं, और दोनों तरफ गायें कटी कि अलग अलग अवस्था में खड़ी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बस गले में छुरा मारा और काट दिया, वहां पे एक विभत्स प्रकार का अलग स्लॉटर होता है। वहां पहले काटते हैं थन, दोते हैं पहले दूध, फिर काटते हैं थन। जिससे थन में अगर जो दूध रहता है वो एक बहुत ही इनकी खास प्रकार की डिश में काम आता है, क्योंकि उसका जब कीमा बनाते हैं और उसको कबाब को सेकते हैं तो उसमें जले हुए दूध की स्मेल आती है, और उसको बहुत नियामत माना जाता है, कोई बहुत खास माना जाता है। इसलिए दुधारू गाय का थन का कीमा इज समथिंग वेरी हाई प्राइस्ड। इस प्रकार तो वहां गाय कटती और दोनों तरफ, और खून बह रहा है सड़कों पर, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक नजर जाएगी गायों की एक नदी सी है, सफेद गाय, लाल खून सब तरफ, जहां जहां तक भी देख सकते हैं। इस तरह के वियर्ड स्लॉटर्स होते हैं, और ये बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड स्लॉटर हाउस हैं भारत में बहुत सारे चल रहे हैं। जब उनके बच्चों को उसकी माँ से दूर कराया जाता है, वो बहुत ज़्यादा तड़पती हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर भावनाएं होती हैं, एक माँ से उसके बच्चे को अलग करना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हैं। कितने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उनके, ताकि वो अपना थन की जो मसल्स है वो ढीली कर दें और दूध छोड़ दें। ये सब हम करते हैं, इस तरह से हमारा दूध आता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमको वीगन बनना पड़ेगा, ताकि इन जानवरों पे जो अत्याचार हो रहा है वो खत्म करा जा सके। तो जो दूध आप पी रहे हो ना, आप जो आइसक्रीम खा रहे हो, चाय कॉफी पी रहे हो, केक खा रहे हो, चीज़ खा रहे हो, बटर खा रहे हो, उसके हर एक बूंद में एक माँ के आंसू हैं, एक माँ की तड़प है। हमें वो भी देखना पड़ेगा कि उसका प्रोसेस क्या है। हम खून पी रहे हैं, हम जानवरों को इतनी बुरी कंडीशन में उनको हम रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम देख सकते हैं, हम ऑल्टरनेटिव अपने ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको इस बात पे एग्री होना होगा कि दूध के लिए शोषण होता है, और बिना शोषण के, बिना हत्या के, बिना माँ बच्चे को अलग करे हमारे पास दूध नहीं आ सकता है, क्योंकि आज डिमांड इतनी ज़्यादा है। आज कमर्शियलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक अहिंसा, गुरु नानक देव, महावीर, बुद्ध, कबीर, कृष्ण, श्री राम, उनका देश दूसरे देशों को बीफ एक्सपोर्ट करता है। भारत दुनिया का दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्टर, और ये हमारा अहिंसा का देश है। समय जैसे जैसे बढ़ रहा उतना ही ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज़्यादा गाय भैंसों को प्रेग्नेंट करा जाएगा, उतना ज़्यादा उन पर जोर डाला जाएगा बच्चे पैदा करने के लिए, उनका दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और उतना ही ज़्यादा उनको काटा भी जाएगा, क्योंकि दूध है तो बीफ है। हमें क्यों आज इतने सस्ते में दूध मिल रहा है, जो 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर, 70 रुपए लीटर, हमें इतना सस्ता दूध क्यों मिल जाता है? उसकी कीमत चुकाती हैं गाय भैंस कट के, क्योंकि जब वो ड्राई हो जाती हैं और जो उनके बछड़े होते हैं उनको सीधे स्लॉटर हाउस बेचा जाता है, और उनका जो मांस है और उनकी जो खाल है, उनकी जो हड्डियां हैं, उनका खून है, इन सबको भारत भारी मात्रा में कमर्शलाइज करता है। उसके बिहाफ पे हमको जो दूध है वो सस्ता मिल पाता है, क्योंकि भारत में कोई बीफ इंडस्ट्री नहीं चलती है, सेपरेट बीफ इंडस्ट्री नहीं है कि यहाँ पर मिल्क नहीं लिया जा रहा है और सिर्फ बीफ के लिए या चमड़े के लिए गाय को बड़ा करा जाएगा, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर दूध हमको शायद 150 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर मिलेगा। बीफ और लेदर इंडस्ट्री है, और जो मिल्क इंडस्ट्री है, इनसेपरेबल नहीं है। मिल्क इंडस्ट्री के बिना बीफ इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती है, सस्टेन नहीं कर सकती।
अगर बीफ और लेदर इन सबको नहीं कमर्शियलाइज़ करा जाएगा, तो दूध बहुत ज़्यादा महँगा हो जाएगा और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो दूध, मिल्क यूज़ होता है, वो भी बहुत महँगे हो जाएँगे। तो हमें अपनी जो नैतिकता है ना, उस पर थोड़े प्रश्न चिन्ह उठाने पड़ेंगे। हमें आत्मावलोकन करना पड़ेगा, थोड़ा सोच-विचार करना पड़ेगा, तब हम किसी फैसले पर आ सकते हैं। तो इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्या हमें सच में दूध की ज़रूरत है? क्या हमारे काम और चीज़ों से नहीं चल सकते हैं? आज बहुत सारे अल्टरनेटिव मार्केट में मौजूद हैं। हम सोयाबीन से दूध बना सकते हैं, हम नारियल का दूध बना सकते हैं। अगर आप बाहर से नहीं ले सकते, हम घर में बना सकते हैं। लेकिन क्या हमारे स्वाद इतना बड़ा हो गया है कि हम किसी के पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं? क्या हम इतने बुरे हैं? हमें विचार करना होगा अपनी इंसानियत पे, अपने इंसान होने पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम बात करेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में पूरा, और व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम और चीज़ों का खुलासा करेंगे। धन्यवाद।